पूरी तरफ से फिनिश हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, आपको याद होगा हमने जो हम पढ़ना स्टार्ट किए थे, डिफेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट किया था हमने स्टार्टिंग करी थी डिफेक्ट से और डिफेक्ट्स के बाद हम लोग आए थे कि डिफेक्ट्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया था, एक स्टोकियोमेट्रिक एंड एक नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक में हमने सारे सेगमेंट्स के पढ़ लिए थे एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया था। ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ आपको। नॉन स्टोकियोमेट्रिक में आपका आया था एक मेटल एक्सिस मतलब उससे मेटल की ज़्यादा मतलब कमी नहीं होती थी, इट्स लाइक कि इसमें मेटल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। मेटल से मतलब होता है कि इसके पास कैटायन होगा। कैटायन अगर एक्सेस में प्रेजेंट है आपके पास तो वो इस कैटेगरी में आते थे। और जो कैटायन होते थे वो एक्सेस दो वजह से हो सकते हैं, या तो वहाँ पर एनाइन गायब हो जाए, अगर मेरा एनाइन गायब हो जाएगा, एनएन अगर वैकेंसी होगी, एनाइन गायब हो गया तो रिजल्टेंटली देखोगे तो कैटाइंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। एंड दूसरा तरीका था कि बाहर से कोई एक कैटाइन आके आपके स्ट्रक्चर के अंदर चला जाए, एडिशनल कैटाइन आ जाए, तो उसको बोलते थे इंटरस्टिशियल कैटाइन। ये आपने पढ़ लिया था, ठीक है ना। ये वाला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसमें आपको मैंने पहला एनाइन वैकेंसी वाला पूरा अच्छे से समझा दिया था, जिसमें आपको याद होगा कि ऐसा एक हमने NaCl का पार्टिकल्स लिए थे, NaCl, और यहाँ से ऐसे वेपर्स उसके ऊपर से ले गए थे हम लोग, सोडियम के वेपर्स ले गए थे। फिर वो इस क्लोरीन को अपने संग लेके भाग जाता है, यहाँ पर खाली जगह बच जाती है, क्लोरीन गायब हो गया, तो यहाँ पर कौन आ जाता था, एक इलेक्ट्रॉन आ जाता था। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लास्ट लेक्चर एक बार रिवाइज कर लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट का पहला पार्ट जो हमने पढ़ा था, एनाइन वैकेंसी वाला। और ऐसे ही एक और हमने पार्ट पढ़ा था जिसके अंदर क्या था कि जो आपका कैटायन होगा वो कहीं बीच में आके फिट हो जाएगा, तो उसको बोलते थे कैटायन इंटरस्टिशियल। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने ZNO का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक की दूसरी क्लासिफिकेशन, जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं। इसका नाम है, इसको पहले लाइन्स हटा देते हैं, इसका नाम जो आपका रहता है वो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अच्छा, अब इस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने बताया वो रिकैप टाइप का था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम पढ़ेंगे क्या। आज हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो इसकी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये डिफेक्ट सिर्फ उन्हीं मेटल से मिलता है। दिस डिफेक्ट इज सीन इन मेटल्स which possess variable valency। वो मेटल्स जिनके अंदर वेरिएबल वैलेंसी होगी, ये डिफेक्ट सिर्फ उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी आपको एक चीज़ अच्छे से पता होगी, जिनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती है। जैसे आयरन का एग्जांपल लूँ, आयरन की वैलेंसी +2 भी हो सकती है, कुछ केसेस में +3 भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है। अब उसी टाइप के मेटल्स, यानी कि आयरन टाइप के मेटल्स जिनकी वैलेंसी वेरिएबल रहेगी, सिर्फ वो ही आपको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। पहला कंसेप्ट कि जो भी मेटल यूज़ करूँगा उसके अंदर वेरिएबल वैलेंसी होनी चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं इसका लेता हूँ, बहुत आसान है टॉपिक, इतना सही है, इसको लिख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल के रूप में हम यूज़ करते हैं इसको, से एग्जाम्पल लिख लेना, इसमें FeO का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, FeO को अगर मैं देखूं तो FeO किससे मिलके बना है, एक Fe2 पॉजिटिव से और O2 नेगेटिव से। मतलब FeO के केस में जो आयरन की वैलेंसी है वो कितनी है, +2,
+2 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं Fe2O3 की बात करूँ तो Fe2O3 में देखूँगा तो Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी होती है, 3 पॉजिटिव। चलो, मतलब इस तरीके से आयरन वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। इतनी चीज़ समझ में आती है सबको। अच्छा, अब हमेशा की तरह जैसे मैंने पहले भी आपके लिए स्ट्रक्चर यानी कि एटम्स बनाए थे, उस तरीके से हम इसको फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। क्या मतलब है, इसको नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब आप बनाओगे FeO का स्ट्रक्चर, काइंड ऑफ जैसे NaCl का आपने बनाया था, NaCl लाइन से लगा दिए थे, वैसे इसका बनाएंगे। अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये दिखेगा आपको कि मान लो ये बॉक्स है, या फिर कहो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है FeO का। इसके अंदर कैसे कैसे आयरन और ऑक्सीजन के एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो देखते हैं। मान लो आयरन मैं आयरन को शो करता हूँ वाइट कलर से, ठीक है। तो आयरन मेरा ये रहा Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। मान लो यहाँ पर भी पड़ा हुआ है Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। अच्छा, Fe2 पॉजिटिव के संग मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ ऑक्सीजन को, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है ये वाला। तो ऑक्सीजन मेरा 2 नेगेटिव होता है, तो बाकी जगह पे आ जाएगा -2 -2 -2 -2 -2 एंड -2। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप काउंटिंग करोगे जैसे हम पहले भी करते थे, काउंटिंग करेंगे। पहले हमने देखा कि Fe2 पॉजिटिव के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। मैंने देखा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अच्छा, O2 नेगेटिव के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, O2 नेगेटिव के 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6:6 प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब क्या हो कि 3 Fe2 positive ions are replaced by 2 Fe3 पॉजिटिव। समझना मैं क्या कर रहा हूँ, आपको चार्ज मेंटेन रखना होता है, ठीक है। अभी इसका चार्ज देखो कितना आ रहा है, 6 एटम्स हैं, हर एक एटम पे 2 पॉजिटिव है, तो 6 × 12 पॉजिटिव चार्ज इस पे आ रहा है, ये चीज़ पता है। अगर मैं इसको कंसिडर करूँ तो 12 नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है। मेरा एम क्या होता है कि इसका जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, यानी कि जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हर हाल में रहने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको देखते हुए कि Fe2 पॉजिटिव आयंस मेरे पास मैंने लिए 3, ठीक है। और उन 3 का अगर मैं चार्ज देखूं तो कितना होगा, 3 × 2 6 पॉजिटिव। उसको रिप्लेस कर दिया मैंने 2 Fe3 पॉजिटिव से। इनका चार्ज कितना होगा, अगेन 2 × 3 6 पॉजिटिव, यानी कि दोनों का चार्ज सेम है। यानी कि चार्ज ऑन 3 Fe2 पॉजिटिव इज सेम as that in 2 Fe3 पॉजिटिव आयन। यानी कि 3 Fe2 पॉजिटिव में जितना चार्ज है उतना ही प्रेजेंट है 2 Fe3 पॉजिटिव में। टोटल की बात करूँ, इसमें देखो 3 × 2 = 6 पॉजिटिव, इसमें 2 × 3 = 6 पॉजिटिव, यानी कि इसके पास भी कितने हैं, 6 पॉजिटिव, इसके पास भी कितने हैं, 6 पॉजिटिव। दोनों के चार्ज सेम है। तो अगर चार्ज आपका सेम आ रहा है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हो चार्ज सेम आ रहा है, तो मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ओवरऑल चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो रिप्लेस करने से मुझे क्या मिलेगा, अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, मान लो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, तो होगा क्या, होगा कुछ ऐसा कि पहले इस तरीके का बना हुआ था। यहाँ पर ध्यान रखना, ऑक्सीजन को नहीं छेड़ा है मैंने, ऑक्सीजन तो उतने ही बैठे हैं, तो पहले ऑक्सीजन में उतने ही बना देता हूँ हर जगह। एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, और एक यहाँ था, ठीक है। और अब Fe2 पॉजिटिव की जगह मेरे पास Fe3 पॉजिटिव आ जाएंगे 2। मान लो एक आ गया यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव, और एक आ गया यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव, ठीक है।
और रेड से मैं Fe2 पॉजिटिव बना देता हूँ बाकी, Fe2 पॉजिटिव यहाँ, Fe2 पॉजिटिव यहाँ, Fe2 पॉजिटिव यहाँ। समझ रहे हो, 3 को तो छेड़ा ही नहीं है जो रेड से शो किया है, जो बाकी के 3 थे, बाकी के 3 Fe थे, उनकी जगह 2 आ गया है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको एक वैकेंसी मिल गई है, क्योंकि 3 की जगह 2 डाला गया है, इसलिए एक जगह खाली मिल गई है, वैकेंट स्पेस। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी बन रही है, इसी वैकेंसी की वजह से इस पूरे को बोलते हैं, आप इसको बोलते हो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि क्या गायब हुआ है यहाँ से, एक मेटल का आयन गायब हो गया है, यहाँ से मेटल आयन मिसिंग, इसलिए इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो अच्छे से, ये आपके कंपटीशन में आता है, तो इसलिए इसको अच्छे से लिख लो, ये पूरा पेज इसको अच्छे से लिख लो। अगर कोई टॉपिक इसमें समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, इतना ही था इसमें। और इसमें एक और चीज़ देख लो चाहो तो, कि जब ऐसा रिप्लेस कर दिया, यानी कि इस वाले केस की बात करूं, यहाँ पर आयरन कितने प्रेजेंट है मेरे पास, कितने प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट हैं, 6। लेकिन आयरन को ध्यान से देखोगे तो आयरन मेरे पास 2 कैटेगरी के प्रेजेंट हैं, एक प्रेजेंट है मेरे पास Fe2 पॉजिटिव और एक प्रेजेंट है Fe3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव कितने प्रेजेंट हैं, 2। Fe2 पॉजिटिव कितने प्रेजेंट है, 3। ठीक है, इस तरीके से लिख लो उसको। सो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को एक्सप्लेन करो, समझाओ, तो उसमें आपको ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, इसी के रिगार्डिंग आपका भी आने वाला नेक्स्ट जो मैं न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूँ वो न्यूमेरिकल बनेगा। तो जो इस टॉपिक के बेस पे न्यूमेरिकल बनता है डिफेक्ट्स में। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लो पहले, फिर हम न्यूमेरिकल करते हैं। अगर लिख लो तो मुझे बता देना, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही लिख लो आप लोग मुझे बता दो, देन हम एक न्यूमेरिकल और का कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर ख़त्म। सबने लिख लिया, मेरा आपने लिख लिया, वेरी गुड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंश आपने भी लिख लिया, बढ़िया। ओके, बाकी लोग कहाँ हैं यार, बाकी लोग क्यों नहीं आए? आज एकदम से क्लास रख दी मैंने, इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया। चलो, लास्ट टॉपिक था और मैं चाहता था ये फिनिश हो जल्दी से, ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सकें आगे रिवीजन वाले पार्ट में। चलो अब ये लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं, फिर बात करेंगे आगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपका इसमें कि आपको एक फॉर्मूला दे देगा। ठीक है, जैसे आपको पता है अभी लिखना मत, पहले समझो। जैसे आपको पता है FeO, अभी पढ़ाया मैंने FeO ये कैसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। Fe के नीचे 1 लिखा है, O के नीचे भी 1 लिखा हुआ है, इसको सिंपली हम लोग FeO लिख देते हैं। ठीक है, ये जो 1 होता है ये बताता है कि रेशियो कितना है आयरन का विद दिस ऑक्सीजन। यानी कि अगर मैं यहाँ रेशियो की बात करूँ,
रेशियो ऑफ एटम्स, तो वो आएगा 1:1। ये मतलब होता है इस पूरे फॉर्मूले को लिखने का। बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अभी आप टॉपिक क्या पढ़ रहे हो, मेटल डेफिशिएंसी, यानी कि इन दोनों में से मेटल कौन है, आयरन। अगर मैं आयरन की वैल्यू 1 से थोड़ी डिक्रीज़ कर दूँ, 1 से लाइक मान लो 0.9 कर दी मैंने, डिक्रीज़ कर दी, तो फॉर्मूला बनाया मैंने कि Fe 0.9O1। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला दे रखा है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर मेटल डेफिशिएंसी हो रही है। क्यों? क्योंकि आयरन 1 होना चाहिए था बट वो 1 से कम हो रहा है, यानी कि इसमें से आयरन थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो इस टॉपिक के बेस क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपके पास एक फॉर्मूला दे रखा था क्वेश्चन में, जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, उसमें फॉर्मूला दे रखा है Fe 0.96 देन O1। इस तरीके से आपका फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इट पजेस, इसमें किस टाइप का डिफेक्ट है, पहले तो ये चीज़ पूछी गई है। दूसरी चीज़ जो इसमें पूछी गई है, वो है कि ये जो आयरन है आपका Fe, इसके अंदर डेफिशिएंसी आई है। आपको याद होगा पुराने लेक्चर्स, अभी इसी पुराने टॉपिक से, कि आयरन के अंदर डेफिशिएंसी के रीज़न 2 थे। पहला रीज़न था कि एक तो इसके अंदर Fe2 पॉजिटिव आ गया था और Fe3 पॉजिटिव था। दोनों टाइप के आयरन प्रेजेंट हैं इसमें, Fe2 पॉजिटिव भी है और Fe3 पॉजिटिव भी, इसकी वजह से कुछ डिफेक्ट आया था। तो वही टॉपिक इसमें हम देखेंगे। ये क्वेश्चन में पूछा था इसने आपसे कि Fe3 पॉजिटिव कितना है, परसेंटेज के फॉर्म में बताओ। और इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट था कि Fe3 पॉजिटिव रेशियो Fe2 पॉजिटिव, ये भी बताओ। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कि आपको, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, उसमें Fe होगा, O होगा, Fe होगा, O होगा, तो कितने अमाउंट ऑफ Fe यहाँ पर प्रेजेंट हैं 3 पॉजिटिव, ये निकालो, और कितना Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, ये निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, इजीली हो जाएगा। बस आप एक बार समझ लो कैसे मैंने किया, कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, देखते जाना कैसे सॉल्व करना है इसको। सोल्यूशन के लिए आप पहले इस एटम को या इस फॉर्मूले को ढालोगे। ठीक है, और आपने इसको लिख लिया लाइक FeO। ठीक है, अभी इसके पास कितना है 0.96, इस पर कितना है 1। ठीक है, अच्छा, इसको आप इन फॉर्म ऑफ, जैसे भी रेशियो में दे रखा है, ठीक है, इस रेशियो को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि Fe के पास 96 एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन के पास 100 एटम्स हैं। देखो रेशियो ही तो है ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.96 रेशियो 1, ऐसे लिख सकता हूँ। दोनों साइड इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया 96 रेशियो 100। बात तो एक ही है, रेशियो चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि यार अभी क्या था, पॉइंट्स में था। पॉइंट्स में होने से दिक्कत क्या होती है, मैं काउंट नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि 0.96 एटम प्रेजेंट है, हम मान के चलते हैं पूरा एक एटम होता है, ऐसे कटा हुआ नहीं होगा। तो मैंने इसका 200 किया दोनों साइड, तब मुझे पता चला कि आयरन के 96 मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, इन ऑक्सीजन के 100 एटम्स होंगे। ठीक है, तब जाके ये कोई फॉर्मूला बना होगा। इतनी बात नॉर्मल थी, समझ में आती है। ओके, दूसरी बात, आपको एक चीज़ अच्छे से याद है कि ये जो फॉर्मूला बन जाता है, यानी कि ये जो कंपाउंड बनता है, दिस इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। इसका मीनिंग होता है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या किया जाए इसके संग? नेगेटिव आप आसानी से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ नेगेटिव सिर्फ एक ही वजह से है, वो है ऑक्सीजन।
सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से ही यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है। फिर आप कहोगे कि पॉजिटिव भी तो सिर्फ आयरन की वजह से है, बट ऐसा नहीं है। आयरन की अंदर दो चीज़ें हैं, एक Fe2 पॉजिटिव और एक Fe3 पॉजिटिव। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ बनेगा जो कि चार्ज आएगा। तो यहाँ दो चीज़ें हैं और दोनों की क्वांटिटी मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ से चार्ज नहीं निकाल सकता, तो मैं ऑक्सीजन की हेल्प से चार्ज निकालूंगा। तो ऑक्सीजन से मैंने पता किया कि टोटल एटम्स कितने, 100। टोटल एटम्स कितने हैं? टोटल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज़ 100। ठीक है। चार्ज ऑन वन एटम, एक एटम पे चार्ज कितना है ऑक्सीजन के? -2। ठीक है। देयरफॉर टोटल चार्ज ड्यू टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? -2 इंटू 100, यानी कि -200। इतना समझ में आ रहा है? आसान है इतना, तो आसान है। आपने ऑक्सीजन का निकाल लिया, टोटल चार्ज कितना होगा सोच के देखो। 100 है, एक का -2 होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा? -200। सिंपल कंसेप्ट है। अच्छा, इसके आगे देखते हैं। अब मुझे पता चल गया कि टोटल चार्ज इज -200। ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता था कि जितना नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल चार्ज ऑन कैटायन, इसकी वैल्यू कितनी होगी? +200, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर होने चाहिए। नेगेटिव आपने निकाल लिए, तो आप कह सकते हो कि यार पॉजिटिव जो होगा उसका टोटल वैल्यू 200 होगा। ठीक है, दोनों बराबर। धीरे समझ में आ गया, लिखते चलो, पहले उसको लिखो फिर समझना। ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया कि मैंने क्या अभी तक कितना कर लिया, ये देख लेते हैं। मेरे पास ये कंपाउंड था FeO, ये फॉर्मूला दे रखा था, 0.96 और 1 था, इसको मैंने पॉइंट्स हटाने चक्कर में इंटू 100 किया, तो ये 96 और 100 हो गए। तो यहाँ से पता चला कि Fe के 96 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन के 100 एटम्स होंगे। अब ये जो ऑक्सीजन है, इसकी हेल्प से मैं नेगेटिव चार्ज निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये अकेला है इन्वॉल्व यहाँ पर। ठीक है। आयरन के संग तो Fe2 पॉजिटिव भी है और 3 पॉजिटिव भी है, और दोनों की क्वांटिटी नहीं पता मुझे। इतना पता है कि दोनों मिला के 96 है, ये नहीं पता कि Fe2 पॉजिटिव अकेला कितना है और Fe3 पॉजिटिव अकेला कितना है। बट ऑक्सीजन का मुझे पूरा पता है कि ये पूरा का पूरा 100 है। तो 100 इंटू जो एक का चार्ज है, यानी कि -2, तो टोटल मेरे पास -200 आ गया। और मुझे पता है कि जब भी एटम या ऐसा मॉलिक्यूल बनता है, तो जितने भी नंबर ऑफ एनाइंस होते हैं उसका चार्ज बराबर होता है कैटाइन के चार्ज के। इसकी वजह से -200 है, तो आयरन की वजह से +200 बनेगा। इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए अब तक। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, आपको नहीं पता कि Fe2 पॉजिटिव कितना है, Fe3 पॉजिटिव कितना है। ठीक है, लेकिन आपको ये तो निकालना है, यही निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि लेट नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयंस बी x, मतलब कि इसको मैंने x मान लिया। ठीक है। देन नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव आयन विल बी, ये कितना हो जाएगा? अगर ये x है, टोटल 96 है, तो कितना बचा? 96 - x। मान लो ये 10 है, टोटल 96 है, तो कितना होगा? 86 बचा होगा। तो इसको x मान लिया, टोटल 96 है ही, 96 - x कर दो, तो जो बचेगा वो Fe3 पॉजिटिव होगा। तो मैंने उसको इस तरीके से लिख लिया। तो दिस विल बी माई 96 - x। ठीक है। अच्छा, अब मुझे अच्छे से पता है कि ये है क्वांटिटी ऑफ Fe2 पॉजिटिव और ये है क्वांटिटी ऑफ Fe3 पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ से तो उसका टोटल चार्ज होगा, इन दोनों की वजह से जो चार्ज है उसकी वैल्यू है +200। यहाँ से निकाला था मैंने। ठीक है, बस अब लगा दूंगा इसको, एक फॉर्मूला बनाऊंगा, आराम से बन जाएगा। देखना कैसे करूँगा। अब क्या करेंगे, कलर चेंज करते हैं। अब क्या करेंगे, Fe2 पॉजिटिव कितने हैं? x। और Fe2 पॉजिटिव पे कितना चार्ज है? 2 × 2। बात समझ में आ रही है? ये 2 क्या है? दिस 2 इज चार्ज, दिस इज
चार्ज एंड दिस x इज क्वांटिटी, ठीक है, x इंटू 2 या 2x कर लो, एक ही बात है, प्लस अब क्वांटिटी ऑफ देखोगे Fe3 पॉजिटिव कितना है 96 माइनस x, टोटल चार्ज कितना होता है हर एक Fe3 पॉजिटिव आयन में 3, वही वाली बात आ गई, ये भी कितना है चार्ज, ये कितना है क्वांटिटी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो टोटल चार्ज आएगा यही टोटल चार्ज बराबर है आपके 200 के, दिस इज इक्वल टू 200, यही चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बार ये अगर इक्वेशन बनानी आपको आ गई तो कोई भी क्वेश्चन आप हिला सकते हो इस टॉपिक से रिलेटेड, यही मेन कंसेप्ट था इसका। अब कुछ बचा ही नहीं है, इस इक्वेशन से x वैल्यू निकाल लो, इसको सॉल्व करोगे ये तो 2x ही आ गया आपका, है ना, और इसको देखो 96 इंटू 3 ये होता है आपका 288, और ये माइनस 3x इक्वल्स टू 200 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये इसको देखो 2x माइनस 3x कितना होता है माइनस x, 2x माइनस 3x माइनस x को आप राइट हैंड साइड ले जाओ तो वो प्लस x हो जाएगा, एंड 200 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो माइनस 200 के तरीके से आएगा, यानी कि इस इक्वेशन को मैं रीराइट कर सकता हूँ एज 288 माइनस 200 इक्वल्स टू x, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 88, कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि x 88 है। अच्छा x 88 का मतलब क्या पता चला, x 88 का मतलब ये पता चला कि ये Fe2 पॉजिटिव की क्वांटिटी कितनी है 88, तो यार Fe3 पॉजिटिव कितना होगा 96 माइनस 88, 96 माइनस 88 कितना होता है 8। तो इस तरीके से आपने निकाल ली क्वांटिटी, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस तरीके से आपने निकाल लिया कि Fe2 पॉजिटिव की क्वांटिटी आपको 88 दे रखी है और Fe3 पॉजिटिव की क्वांटिटी आपको 8 दे रखी है, दिस इज योर फाइनल थिंग, ठीक है। अब इसके वजह से हम आंसर निकाल सकते हैं। आंसर क्या पूछा था, आंसर पूछा था कि Fe3 पॉजिटिव कितना है इन परसेंटेज, तो वो कितना है पूछता था आप सीधे 8 बोलते, इसमें ट्रिक क्या थी, ये परसेंटेज पूछ रहा है। परसेंटेज का मतलब होता है कि कितना Fe3 पॉजिटिव प्रेजेंट है, यानी कि 8 होल डिवाइडेड बाय टोटल कितने यहाँ पर आयरन के प्रेजेंट थे एटम्स, 96 इंटू 100, यहाँ से जो आएगा वो आपका आंसर पहला हो गया। दूसरी चीज़ ने पूछी थी Fe3 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Fe2 पॉजिटिव, दोनों का रेशियो पूछा था, तो डाल दो Fe3 पॉजिटिव आपका 8 है, ये आपका 88 है, 1/11 आ गया आंसर, सिंपल है, ये भी निकाल लो ये भी आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, सब बच्चों समझ में आ गया तो बताओ मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से लिख लो। ये लास्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसके बाद चैप्टर ख़त्म, फिनिश, मतलब फिनिश, कुछ नहीं बचा अब कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स है जो अभी मैं नोट्स में आपको दिखा दूंगा, बट दिस इज़ द एंड, सॉलिड स्टेट आपका ख़त्म आज। अब आप इसका कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, प्रॉब्लम्स आएंगे ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम्स तो आनी चाहिए, आप फिर मुझसे पूछो, लेकिन मैंने कोशिश करी है आपकी ऑलमोस्ट सारी थ्योरी हो जाए, एंड मैंने आपको असाइनमेंट्स एंड नोट्स दे दिए हैं, आपको अच्छे से करने ही है, ठीक है, इसको करो। ये जब लिख लो तो मुझे बताओ, फिर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ओके। इसको टाइम दो, इस न्यूमेरिकल को अच्छे से लिख लो और फिर इसको टाइम दो, समझो। ये नॉर्मल मैथमेटिकल क्वेश्चन था, बस एक अलजेब्राइक इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करना है, सो टाइम दो, उसको लिखो, समझो, नहीं आता है फिर से पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको लिखो। अभी इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उनको करने का तरीका ही यही है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग मैथमेटिक्स में करते थे,
पहली क्लासेस में, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। जैसे हमें एक क्वेश्चन बनानी हुआ करती थी, सिचुएशन दे रखी होती थी, वहाँ से एक क्वेश्चन फॉर्म करनी होती थी। ये उस टाइप का क्वेश्चन है ये। लिख लो इसको अच्छे से। जैसे ही लिख लो मुझे बताओ, फिर लिख लिया हो तो बताओ यस सर बोल दो, हो गया। ऐसे भी बोल दो कि लिख लिया पूरा मैंने, देन मैं इसका रिवीजन एक बार करवा देता हूँ। ठीक है, ओके, तो इसको फिनिश करते हैं। एक बार ये और देख लेते हैं। चलो, आपने जो चैप्टर पढ़ा है अभी जो आपने चैप्टर पढ़ा है, इसका नाम है सॉलिड स्टेट। पता है ये चीज़ें, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ कि ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें आप लोग पढ़ें। क्या करें, खुद पढ़ें इसको। जैसे इसमें हाईलाइटर होता है, यस वेरी गुड। इंट्रोडक्शन है इसमें, ठीक है। नॉर्मल सारी चीज़ें ये सब पढ़ें, ठीक है। जैसे कि ये कुछ बात की गई है पार्टिकल्स की, तो इसके अंदर म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, एस्केप करने की टेंडेंसी, ये सब चीज़ें पढ़ें, ठीक है। और मैक्सिमम चीज़ें मैं लिखवा चुका हूँ, बट थ्योरी भी पढ़नी है, आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। एग्ज़ाम में टाइम है आपके भी, और मैं चाहता हूँ आपके हर एक टाइप का एग्ज़ाम निकल जाए। उसके लिए आपको ये सारे टॉपिक्स एक बार पढ़ लेने पड़ेंगे। सॉलिड स्टेट एग्जैक्टली क्या होता है मैंने आपको पूरा अच्छे से 3D में समझाया हुआ है कि स्पेस लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एक ही बात है, ठीक है ना। ये देख लेना, ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं आपको, ठीक है। क्रिस्टलाइन एमॉर्फस का डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको भी एक बार पढ़ लेना। इसमें ये काइंड ऑफ कर्व होता है, कूलिंग कर्व है एमॉर्फस सॉलिड, कूलिंग कर्व और क्रिस्टलाइन, इसको बस पढ़ लेना, दिल पे मत लेना। इसको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको एडवांस की क्लासेस में समझा दूँगा, ठीक है। अभी मेंस के लिए एंड कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एडवांस में इस पे क्वेश्चन आते हैं मानता हूँ मैं, लेकिन अभी रुक जाओ, पहले पूरे चैप्टर इसके सारे क्वेश्चंस फिनिश करो, ठीक है। फिर आइसोट्रोपी एंड आइसोट्रोपी मैंने पढ़ाया हुआ है ये टॉपिक, ठीक है। इसका डायग्राम है, अच्छे से ये देख लेना। कटिंग ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर ये पढ़ लेना आप लोग। क्रिस्टलाइन स्टेट क्या होता है, इसमें यूनिट सेल क्या होता है, ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है, ठीक है। नोट्स आप ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। अच्छा, और ये कुछ एंगल्स होते हैं क्रिस्टल के अंदर, जितना इसमें लिखा है उतना पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। देन बस ये एंगल ही होता है दो इंटरफेस बीच में, उसकी बात कर रहा है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। देन मेन बात यहाँ से आती है कि टाइप ऑफ क्रिस्टल्स कौन कौन से होते हैं, आयनिक, कोवलेंट, ये सब मॉलिक्यूलर, मेटालिक। मैंने इन सब का एक चार्ट, इस टाइप का चार्ट भी बनवाया था, ये सब चीज़ें लिखवाई हुई है मैंने आपको, ठीक है। इसमें एक बार देख लेना। फिर आइसोमॉर्फिज्म होता है, इसको भी पढ़ लेना, ठीक है ना। इसका मतलब बस ये है कि अकरेंस ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग। देखो ये सब एडवांस के टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ ये सब पढ़ने के लिए, इसको आराम आराम से पढ़ना स्टार्ट करो। प्रॉब्लम्स आएंगी तो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, फिर आपका ये सब देख लेना इसमें। फिर स्पेस लैटिस ये सब मैंने पढ़ाई रखा है आपको। देन 7 सिस्टम, ये क्रिस्टल सिस्टम मैंने सब लिखवाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। इसमें थोड़ा 3D डायग्राम से तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो आप कॉपी में नहीं बना पाए होगे वो इसमें देख सकते हो एक बार, ठीक है। यूनिट सेल के बारे में, कोऑर्डिनेशन में बढ़ा रखा है। पैकिंग एफिशिएंसी एक बार यहाँ से रिवाइज कर लेना अच्छे से, ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी, ये फॉर्मूला था इसका। और हर एक टाइप के यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी निकालना हमने सीखा हुआ है, तो वो आप पढ़ सकते हो। फिर ज्योमेट्री ऑफ अ क्यूब, इसमें क्यूब के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये कॉर्नर वाला एटम 1/8 पे कैसे डिवाइडेड है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ से क्लियर हो सकती हैं आपकी। कॉर्नर्स 8 हैं, फेसेस 6 हैं, एजेस 12 हैं,
सेंटर 1 होता है, क्यूब डायगोनल 4 होते हैं, फेस डायगोनल 12। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें याद कर लो। ये सारी जितनी चीज़ें हैं ना रट जानी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कंट्रीब्यूशन एक एटम का कैसे दिखाते हैं ऐसे, ये देखो ये जो एटम है ये 8 हिस्सों में से बटा हुआ है, यहाँ से समझ में आ सकता है आपको। और फेस पे हाफ होता है, ठीक है ना, एज पे 1/4 होता है, सेंटर में है तो पूरा का पूरा अंदर रहता है। फिर ये लेंथ और फेस डायगोनल मैंने सिखाया हुआ है। डायगोनल सिंपल √2/a होता है, लेकिन अगर बॉडी डायगोनल लोगे तो √3/a होता है। यहाँ पर वही चीज़ समझाई गई है। टाइप्स ऑफ सेल मैंने पढ़ा रखा है आपको। एक सिंपल होता था, सिंपल बेचारे का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो अब मैं 3D में देखा है पूरा अच्छे से, अब समझ में आ रहा होगा आपको ये सब चीज़ें। फिर इंपॉर्टेंट ये था इसमें रिलेशनशिप बिटवीन द A एंड R, ठीक है, यहाँ से ये वाला रिलेशनशिप आया था मेरा। कैसे आया था मैंने पूरा क्लास में डिराइव किया हुआ है, उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। यहाँ से डायग्राम मिल जाएंगे आपको अच्छे से, एंड ये सब चीज़ें लिख लेना इसकी। और इसी की ऑन द स्पॉट इन्होंने पैकिंग एफिशिएंसी निकाली है इस वाले फॉर्मूले से। इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये हमने क्लास में किया है 52.4, ठीक है। इन नोट्स आप रिवाइज जल्दी कर सकते हो, बट आपने क्लास अटेंड करी हो और साइड नोट्स आपको दिमाग में हो, ठीक है। फिर बॉडी सेंटर्ड की बात चल रही थी। बॉडी सेंटर्ड में सेंटर में होता है ये 3D डायग्राम में देख लेना, इस तरीके से यहाँ अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी रिलेशन निकालना होता है, पूरा टेक्निक बताई थी मैंने कैसे निकालते थे रिलेशन। इसमें जाता था ये इस टाइप का फॉर्मूला, इसमें R = √3a/4। फिर नंबर ऑफ़ एटम्स यहाँ से निकाल सकते हो, इतना आ जाएगा। एंड पैकिंग एफिशिएंसी आप निकालोगे 68% आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर से पैकिंग एफिशिएंसी दिखाई है मैंने आपको नोट्स में, वॉइड परसेंटेज निकालना भी सिखाया था। इसको 100 से माइनस कर दो तो वॉइड परसेंटेज आ जाता है। दैन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के बारे में थोड़ी डिस्कशन किया था, ठीक है। दैन उसका भी ये रिलेशन, ये R का रिलेशन था। दैन इसका पैकिंग एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो, इतना आता है। एंड सेंटर्ड के बारे में इन लोगों ने थोड़ी सी बात करी है, बस थियोरेटिकल है, वो एक बार देख लीजिएगा, ऐसा ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, वो हमने पढ़ा हुआ है वैसे। फिर क्रिस्टल डेंसिटी कैसे निकालते थे हमने सीखा हुआ। डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम होता है, मास को निकालने का तरीका बताया था, वॉल्यूम आपको पता ही होता है, डाल दो, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। ये पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग एक ये न्यूमेरिकल है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स खुद करिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन दे रखा है आपके में, इसको करना। एक ये है डेंसिटी के हमने क्वेश्चंस करे थे, ये डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड हैं, तो इनको कोशिश करा आपके टेस्ट जो होगा उसमें यहाँ से मैं क्वेश्चन उठा के डाल सकता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, हर जगह यूज़ होते हैं। और ये नोट्स के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, काफ़ी क्वेश्चन डाले हैं, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लो, देन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा देन आपको फ़ायदा रहेगा। दैन ये क्लोज पैकिंग, आइडेंटिकल 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने, ठीक है ना। हेक्सागोनल एंड स्क्वायर दोनों टाइप के होते हैं। दैन 3 डायमेंशनल में कैसे एक के ऊपर एक रखा जाता है, देखो ये डायग्राम्स एकदम क्लियर्ड हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। हेक्सागोनल पैकिंग मैंने अलग से पूरा टॉपिक पढ़ाया था, ये वही है, ठीक है। इसको देख लेना एक बार, जितना समझ में अच्छी बात है, बाकी आपके जितना कॉपी में वो तो याद करना ही करना है। फिर ये कुछ वॉइड्स की बात कर रहा है, ठीक है। टेट्राहीड्रल वॉइड, इंटरसाइड्स मतलब वही वॉइड। इंटरसाइड अभी देखा था आपने डिफेक्ट्स में, वो जो गैप होता था जहाँ कुछ एटम चला जाता था, उसी को इंटरसाइड बोलते हैं, कुछ नहीं वो वॉइड ही होता है, ठीक है ना। तो टेट्राहीड्रल वॉइड आपने पढ़ा हुआ है, टेट्राहीड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहीड्रल वॉइड, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। वॉइड बोलो या इंटरसाइड बोलो एक ही बात होती है, तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। सिंपल है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इससे रिगार्डिंग एक एग्जांपल, ये इसको भी सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर लिमिटिंग रेडियस रेशियोज़ के बाद हमने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है। ऐसे रिवाइज करने से आपको समझ में आ रहा होगा अपने कितने सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आपको ये सारे टॉपिक्स दिमाग में हैं, नाम आपने सबके सुने हैं, एंड आई होप आपको फॉर्मूलेस भी याद होंगे। आप बस प्रैक्टिस करते चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डे बाई डे जितना पढ़ा रहा हूँ उसको दिमाग में रखो, सारे एग्जाम निकल जाएंगे फिर आपके। लिमिटिंग रेडियस के मैंने आपको ट्रायंगुलर वाला सॉल्व करके दिखाया था, ठीक है। और बाकी मैंने कहा था कि डेरिवेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूले से याद कर लो, तो आप वही काम करना। अगर आपका बहुत मन कर रहा है कि यार डेरिवेशन देखना है मुझे, क्या हो रहा है इसको देखूँ, यू कैन ऑलवेज सी, ठीक है। नोट्स मैंने आपको दे दिया, इसमें कोई इशू आती है मुझसे पूछ सकते हो आप। क्यूब वाइड ऐसे देखने को इंटरेस्ट नहीं है, ज़रूरत नहीं है, आप फोकस करना पहले वाले में।
ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सब की टेंशन नहीं, बट पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, अभी टाइम है आप लोगों के पास, आराम से पढ़ाई कर सकते हो। फिर एक एग्जाम्पल और है, इसको पढ़ लेना, कोशिश करना इसको करने की। इस टाइप के मैं सब पढ़ा, NaCl पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको, CSCl का टाइप पढ़ाया हुआ डिटेल में, ये सारे टेबल जितने उन लोगों ने बनाए मैंने आपको सब लिखवाया हुआ है। फिर हम लोगों ने डिफेक्ट्स पढ़ लिया था, ठीक है, डिफेक्ट्स हमने स्टॉक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टॉक्योमेट्रिक दोनों पढ़ लिया। स्टॉक्योमेट्रिक हमने शॉर्टकी पढ़ लिया, फ्रैंकल पढ़ लिया, हमने इनके अलावा भी पढ़े हैं 4 टाइप के हमने स्टॉक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़े हैं। इन्होंने बस ये 2 शॉर्टकी एंड फ्रैंकल बताया, हमने बाकी वाले नॉन आयनिक वाले, ये आयनिक वाले हैं, हमने नॉन आयनिक वाले भी पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको नॉलेज है अच्छी खासी इसकी। नॉन स्टॉक्योमेट्रिक अपने एनाइन वैकेंसी अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेना, हम लोगों ने डायग्राम अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस बार, ठीक है। मेटल एक्सिस डिफेक्ट इंटरस्टिशियल, ये सेकंड टाइप का जो था, पहला था एनाइन वैकेंसी की वजह से, दूसरा था कैटाइन एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से, ठीक है ना। डोपिंग इसको आप खुद पढ़ना अभी के लिए, मैं इसको पढ़ा दूंगा, मैं क्वेश्चंस के संग पढ़ाऊंगा। एक्चुअली ये टॉपिक फिज़िक्स का है, ठीक है ना, फिज़िक्स में आपको सेमीकंडक्टर एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर पढ़ोगे कि आप कैसे एक सेमीकंडक्टर को P टाइप और N टाइप में कन्वर्ट करते हो। उस प्रोसीजर यानी कि उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। काइंड ऑफ आप सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी डालते हो तो आपको डोपिंग मिलती है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे फिर से कभी, इतना इंपॉर्टेंट है बट अभी के लिए नहीं, ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स कर लेना इसके। फिर ये चीज़ आपको खुद पढ़नी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैंने आपको आइडिया दिया था कि पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, नहीं होता है तो डायमैग्नेटिक, ये वही चीज़ है। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वाला टॉपिक खुद करें, बस थियोरेटिकल है, इसको पूरा अच्छे से याद करें, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, अजीब अजीब से नाम है, सब पढ़ना, ठीक है। ये बस एक ही टॉपिक आप लोगों को दे रहा हूँ मैं करने को, पूरा थियोरेटिकल है, नहीं आता है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ बता दूंगा आपको, परेशान मत होना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा आपका चैप्टर फिनिश है, ठीक है। ये जो नोट्स है ये एडवांस लेवल के नोट्स हैं, आपने इसके टॉपिक्स भी फिनिश कर रखे हैं। डोपिंग वाला एक टॉपिक है जो मैं चाहता हूँ कि आप तब पढ़ो जब आपको सेमीकंडक्टर वाला पार्ट इस बार थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है।